का स्वागत है और आज हम मौजूद हैं झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के साथ। जाहिर तौर पे खुशी का वक्त है, न्यू ईयर का भी वक्त है, लेकिन ठीक इसी समय काफ़ी युद्ध करने के बाद हेमंत सोरेन को एक सत्ता हासिल हुई थी और आज उस सत्ते का 2 साल पूरा होने जा रहा है। हमारे साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, यूँ हम कहें युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। मुख्यमंत्री जी, आपको बहुत बहुत बधाई कि आप 2 साल पूरा कर रहे हैं, नया सरकार आ रही है, नया साल भी आ रही है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि इतना चुनौती रहा आपके सामने, लेकिन चेहरा में कभी मलिनता नहीं झलकी। क्या कहेंगे आप? जब मैदान जंग में रहते हैं तो उदासीनता को घर छोड़ाते हैं। हर हाल, हर सिचुएशन में अगर मनोबल ही डगमगा जाए तो सिचुएशन से कहाँ आप लड़ पाएंगे। इस वजह से पहले हम लोग पूरी तैयारी के साथ मानसिक रूप से तैयार होकर चीज़ों को करते हैं और जिस चीज़ पे लगते हैं उसको मकाम तक पहुंचाते हैं और उससे जो खुशी मिलती है वो हमें और ऊर्जावान बनाता है। जो मौका हमने देखा पिछले ही साल जब मैं आपके साथ बैठा था उस रूम में, और जिस समय कोरोना चरम पर थी, उस समय लग ये रहा था कि इस राज्य किस ओर जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे कोरोना का ग्राफ नीचे गिरा उसके बाद राज्य का जो विस्तार हुआ, इसको क्या कहेंगे आप कि कितना चुनौती था उस समय और आज के दिन में कितना चुनौती है चीजों को धरातल में उतारने का? क्योंकि उस समय पूरा डिफंग था, सारा सिस्टम ही डिफंग हो गया था। एक तरह से ये कहें, हमारी और आपकी संवाद और पूरा राज्य के लोग को इसी तरह से चलाया जा रहा था। देखिए, ये बात तो सब जानते हैं। कुछ समय तक पूरी दुनिया थमसी गई थी और जब दुनिया थमसी गई हो, ऐसे स्थिति में क्या हो सकता है, क्या महसूस हो सकता है, मुझे लगता है ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि दुनिया के लोग, हमारे देश के लोग, हमारे राज्य के लोगों ने इसको बहुत करीब से अनुभव किया। लेकिन जो लोग व्यवस्था को चलाते हैं उसकी चिंताएं ऐसे स्थिति में और बढ़ जाती हैं। हम लोग रात भर सोते नहीं थे। चौबीसों घंटा राज्यवासियों के प्रति अपनी जिम्मेवारी को निर्वहन करने के लिए नित नए विचार आते रहे और मुझे लगता है कि आज जिस जगह पर हम लोग पहुंचे हैं, ये जगह में भी आज चुनौती की बड़ी एक संकेत भी दिखता है कि ये वैश्विक महामारी कब तक रहेगा, कब तक चलेगा, कोई नहीं कह सकता। लेकिन इसी बीच चूंकि झारखंड अत्यंत पिछड़ा प्रदेश है, 80% लोग गांव में हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, गरीब हैं, जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। ऐसे लोगों के लिए ऐसी समस्या विशेषकर समस्या पैदा लेके आती है और ऐसे राज्य को दिशा देना निश्चित रूप से बहुत आसान नहीं था। लेकिन हम लोगों ने बंद कमरे में राज्य के हर कोने में बसने वाले लोगों के लिए, उनको ध्यान में रखकर, हर वर्ग के लोगों को ध्यान में रखकर हम लोगों ने कार्य योजनाएं तैयार करना प्रारंभ किया
और जैसे ही थोड़ी सी हमें जगह मिली राज को एक गति देने के लिए, तो जिस परंपरा का सदियों से चला आ रहा व्यवस्था था, उस परंपरा को थोड़ा हम लोगों ने मॉडिफाइड किया और उसी का नतीजा है जो पहले सरकार ब्लॉक कार्यालय से, सरकार जिला हेडक्वार्टर से, सरकार राज्य के हेडक्वार्टर से चलता था। हमने पूरी मिशनरीज को अब पंचायतों में जाकर रख दिया, गांव में जाकर के रख दिया, और आज आपका अधिकार, आपका सरकार, आपके द्वार की आवाज के साथ पूरी व्यवस्था गांव में है। और जो कल होना चाहिए था उसको आज करने का संकल्प के साथ हम लोगों के बीच में है, और जिसका एक उत्साहवर्धक खबरें हमारे तक आती भी हैं, आप तक भी आती हैं। आज सभी जनप्रतिनिधि, सभी मंत्रीगण, सभी सांसदगण, चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, आज सरकार के प्रोग्राम के हिस्से बन रहे हैं। ये डोर टू डोर जो स्टेप कार्यक्रम है, डोर टू डोर जाने का, ये झारखंड के एक लोकल नेता ही सोच सकता है कि हम डोर टू डोर जाना है, क्योंकि जो गांव में गरीबी को देख के आया है वो ये जरूर महसूस कर सकता है कि हमारे डोर तक अगर आता है और हमने इस चीज के लिए पिछड़ा, ये दिमाग में आया कहां से। और इसके बाद जो हमको जो सूचना है, हमें जो सूचना है कि 21 लाख आया है, जिसमें करीबन 7 लाख और काम होना बाकी है, बाकी लोगों का कार्य निष्पादन हो चुका है। इसमें आपको नहीं, इसमें आपको रेक्टिफाई करूं, अभी तक के कार्यक्रम में, उस कार्यक्रम में लगभग 33 लाख शिकायत के आवेदन आए और 22 लाख शिकायतों का निष्पादन ऑन द स्पॉट किया गया, और वो अभी चल ही रहा है। और जो राज्य स्तर का विषय नहीं है, उसके लिए हमारी पूरी व्यवस्था उस चीजों पर नजर रखे हुए है, और उन सब का भी बहुत त्वरित गति से निष्पादन। सबसे बड़ा सवाल, आपने युवा वर्ग को टारगेट किया है। आज आप अभी एक फुटबॉल प्रतियोगिता से आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट और युवाओं का नौकरी, इसको कैसे आप एक हाथ के रूप में बनाएंगे जिस पे कैच आ जाए, हमारा युवा एक बेहतर नौकरी मिले और हमारा प्रदेश में ही रहे, और प्रदेश में रह के प्रदेश का डेवलपमेंट करे। देखिए आरोप जी, मनुष्य जो है ना, एक विचरण करने वाला पूरे देश में, दुनिया में लोगों का आना जाना एक मानव स्वभाव उसके अंदर होती है। लोग तो आएंगे ही, जाएंगे ही, इसको आप रोक नहीं सकते और ना रोकना चाहिए। और मुझे लगता है जब दुनिया रुक गई थी, देश रुक गया था, तो क्या हुआ? सारी चीजें कोलैप्स हो गई। इस धरती को शायद सृष्टि का ये एक व्यवस्था है कि मनुष्य चलेगा तभी धरती चलेगा, कि जीव जंतु चलेंगे तभी धरती चलेगा। अगर नहीं चलेगा तो ये रुक सा जाएगा और पूरी चीजें तहस नहस हो जाएंगी। जो हम लोग लगभग उस अहाते तक पहुंच ही चुके थे, लगभग बहुत सारे झटके भी खाए हैं जिससे अभी तक लोग उभरे भी नहीं हैं। और जहां तक युवाओं के स्वावलंबी की बात है, हमने अलग अलग प्लेटफॉर्म हम लोगों ने बनाने का प्रयास किया है। और इस विषय को लेकर
हम शहर में पढ़ने लिखने वाले नौजवानों के प्रति जितनी हमारी गंभीरताएं हैं, उतनी ही गंभीरताएं हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो नौजवान हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, जो शायद नहीं भी पढ़े लिखे हो। इन सब को एक समान रूप से स्वाभिमान से जीने का हम लोग मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। जहां 20 सालों में किसी भी विभागों में नियुक्ति नियमावली नहीं बनी, उस नियमावलियों को त्वरित गति से बनाया जा रहा है। आज ग्रामीण क्षेत्र में जहां एक सन्नाटा, एक मायूसी लोगों में या गांव में देखने को मिलता था, आज देखिए पंचायतों में, इस पंचायत में खेल का उत्सव मन रहा है, उस पंचायत में हो रहा है, प्रखंडों में हो रहा है, जिला में हो रहा है। राज का तो आज मैं खुद ही करके आ रहा हूं। वो तो मैं भी देख के आया। और ये सन्नाटा जो गांव में है, निराश का जो सन्नाटा है, निराश का जो सन्नाटा है, उसको हमें तोड़ने का है। ना आपको मैं पानी के बारे में पूछूंगा, ना बिजली के बारे में पूछूंगा, ना सड़क के बारे में पूछूंगा, क्योंकि वो मूलभूत समस्या है, वो आपको ठीक करना ही है। लेकिन जो आपने योजनाएं लागू की हैं, चाहे वो लुंगी साड़ी योजना हो, धोती साड़ी योजना हो, या चाहे वो आपके पेंशन योजना हो, चाहे वो नौकरी देने वाली योजना हो, क्या है ये, कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे जनता के सामने? नैरोज भी देखिए, नैरोज भी देखिए, अभी हम लोगों सभी चीजों को तो आगे बढ़ाया गया, लेकिन इसमें आपको अधिकतर जो दिखेगा वो बेनिफिट ओरिएंटेड स्कीम्स आपको दिखेंगे। और वो वजह इसलिए कि यहाँ पर गरीबी अधिक, पिछड़ापन अधिक है। आप भारत के रैंकिंग में भी देखेंगे तो झारखंड पिछड़े पायदान में खड़ा है। जब तक हम लोगों को उसकी सोचने की, उसे आत्मनिर्भर बनाने की, और उसे एक कहा जाए कि उसकी एक मोरल को जब तक हम नहीं सपोर्ट करेंगे, वो आगे चीजें नहीं बढ़ा सकता और आगे नहीं बढ़ सकता। और हमारा ये मानना है कि अगर हमारा राज्य का ग्रामीण वर्ग, ग्रामीण क्षेत्र में एक रिवोल्यूशन, बदलाव नौजवानों में आया, किसानों में आया, तो हम बहुत बेहतर तरीके से, और अभी तो इसी चीजों पर हम लोगों का काम चल रहा है। जो आज राज अलग होने के 20 साल तक राज को कभी दाएं ले जाया गया, कभी बाएं ले जाया गया, कभी दाएं तो कभी बाएं, तो जाएगा राज जाए कहाँ? कहीं ना कहीं लुढ़क पुढ़क करते हुए, लुढ़क नहीं है, उसको एक डायरेक्शन देने का कभी प्रयास नहीं हुआ, जिसमें आज हम लोग एक ऑर्गेनाइज वे में राज को एक दिशा देने का हम लोगों ने खाका तैयार किया। आज इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में लोग हमें उद्योग विरोधी बोलते हैं, लेकिन आज देखिए कौन बोलते हैं? बहुत सारे लोग हमारे जो चहेते लोग हैं, काफी सारे लोग हैं जो लोग को लगता है कि जो वीडियो से वो काम करना है वो मैं कर रहा हूं, तो उनको तकलीफ होती है। कहते हैं इंसान का फर्क समझ में आता है। फिर चलिए दूसरा सवाल में चलता हूं। यूनिवर्सल जो पेंशन योजना है, सर्वजन पेंशन, ठीक है, यूनिवर्सल सर्वजन दोनों एक ही चीज, उससे किस हमारे लोगों को, पेंशनधारियों को क्या लाभ मिलेगा? ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी निर्णय है। आपको याद होगा हमने प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह किया था। क्या देश इस स्थिति पर नहीं है कि गरीब जरूरतमंद को जो जितने हैं देश में उसको हम पेंशन दे पाए? क्या हमारा खजाना इतना बुरी स्थिति पर है? कोई जवाब नहीं आया। और हम जानते थे कि हमारे राज्य में जरूरतमंदों की कितनी बड़ी तादाद है। किसी के शरीर में कपड़े नहीं तन ढकने को, किसी के पास 2 वक्त का खाने के लिए
अनाज नहीं, किसी के पास बच्चों को इलाज के लिए दवा खरीदने की पैसे नहीं। इस मानसिक प्रताड़ना से कोई आदमी अगर बाहर, इस मानसिक प्रताड़ना में कोई आदमी घिरा है तो आप कभी उम्मीद नहीं कर सकते कि राज्य का विकास हो सकेगा। इसलिए हमने उस मानसिक प्रताड़ना को कम करने के लिए, एक मान सम्मान के साथ जीने के लिए एक जो यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लाया है। वैसे पेंशन हम लोग देते थे, उसमें इतने भेदभाव थे, इतने उसके अंदर मकर जाल थे कि लोग मिलेगा क्या, उसमें दलालों का भी बीच में हिस्सेदारी। तो हमने सभी चीजों को एक ही सूत्र में बांध दिया। बार से सभी समस्या का समाधान निकल गया। आज ना दलाल ना बिचौलिया, आज जो एक दायरा था उस दायरा का जो बैरियर था उसको तोड़ना, और उसमें जो जरूरतमंद, जिसको हम कहते हैं बूढ़ा बुजुर्ग, जिसको हम कहते हैं दिव्यांग, जिसको हम कहते हैं विधवा महिला, और इसमें एक और इस समाज के बीच में वर्ग है, परित्याग की गई महिलाएं जो अकेले रहने पर मजबूर है। किसी का हस्बैंड मर गया, किसी का कुछ घटना घट गई, वो अकेले रहने के लिए मजबूर है। उन महिलाओं को भी हम लोगों ने पेंशन देने की स्कीम चलाई है। और आज मुझे लगता है कि आप हमारे सहयोगी नहीं, हमारे विरोधियों से पूछिएगा कि आज जिस समस्या को लेकर इनकी मरमरिंग होती थी क्षेत्रों में जाने से, आज वो किस तरीके से निर्भीक होकर जा रहे हैं। जब से मैं झारखंड में हूँ, मैंने पैदाइश तो मैं झारखंड का ही हूँ, प्योर झारखंड नहीं हूँ, लेकिन हर सेशन में मैं देखता था झारखंड बनने के बाद कि पैरा टीचर आ जाते थे। कभी लाठी चलता था, कब मैं पहले डोरंडा रहता था तो देखता था फाटक बंद हो गया। पैरा टीचर का जो प्रॉब्लम दूर हुआ, इसको आप कितना बड़ा राहत मानते हैं? और पैरा टीचर लोग के लिए क्या संदेश है ये 2022 को, वो किस तरह से बच्चों को पढ़ाए, क्योंकि उनके ऊपर भी जिम्मेदारी है, वो अगर पैसा लेते हैं तो उनको भी काम करना है। अब तो ये काम करेंगे, अब तो ये काम करेंगे, और मुझे उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है कि हमारे ये पारा शिक्षक अब निर्भीक होकर इस राज्य के आने वाले पीढ़ी को एक दिशा देने का काम करेंगे। जो बेचारे आए दिन 24 घंटा धरना प्रदर्शन 12 महीना में 8 महीना करते थे, अब इनकी ये समस्या खत्म। और मैं आपके माध्यम से 2 साल पूरे होने के ये में मैं सभी राज्य में जितने भी कर्मचारी वर्ग हैं लोग, सभी का समस्या कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पूर्व से बड़े लंबे वक्त से उलझता हुआ आ रहा है। धैर्य रखें, ये सरकार सभी को कैसे आप निर्भीक होकर और स्वतंत्र रूप से काम करें और ईमानदारी से काम करें। सरकार आपको हर सहयोग देने के लिए तैयार है, हर समस्या का समाधान निकालने के लिए आपका तैयार है, किसी का आगे किसी का पीछे, लेकिन समस्या का समाधान है। जितने भी कर्मचारी है या और भी किसी का कर्मी है या और भी किसी का प्रमोशन का इशू है, किसी का पेंशन का इशू है, किसी का मानदेय का इशू है, किसी का नियमितीकरण का इशू है, तो किसी का बहुत सारी चीजें हैं हर वर्ग में, हर विभाग में। तो उन सब का नियम संबद्ध, कानून संबद्ध उनके साथ हम लोग चीजों को करेंगे और उनको एकदम सरकार राज्य का एक अभिन्न अंग समझते हुए उसके साथ चलेगा। काम किया। युवाओं के लिए, SC ST और OBCओं के लिए 10% टेंडर जो योजना है, ये क्या है? जरा आज विस्तार रूप से इनको समझाइए। देखिए, ये थोड़ा तकनीकी है, क्योंकि आप इंजीनियर भी हैं, तकनीकी तो काम करेंगे या? और इस विषय पर चूंकि जो ST SC OBC जो ये थोड़ा सा वर्ग हैं, ये बेचारे बहुत अलग थलग बड़ी बड़ी चीजें या कोई भी चीजों को हासिल करने में, छोटी बड़ी चीजें हासिल करने में इनको बहुत मशक्कत होती है। क्योंकि ये राज्य इन वर्गों की बहुलता है, तो हम लोगों ने एक उनको अपने पैरों पर धीरे धीरे स्वावलंबी बनाने के लिए एक स्कीम स्टार्ट किया है कि यहाँ पर जो भी कॉन्ट्रैक्ट के काम होंगे
एक सर्टेन अमाउंट तक का कॉन्ट्रैक्ट हम इन्हीं वर्गों के बीच में बांटेंगे। अगर 2 करोड़ रुपया, दरअसल स्टार्टअप कह सकते हैं इसको, अगर वो भी सकते हाँ, अगर वो भी टेंडर अगर L&T और ये बड़े बड़े उद्योग लेंगे तो ये बेचारे मारे जाएंगे, नन मजदूरी करेंगे इसी के। तो अब हमें कहिए कि हम उनको एक प्रोफेशनल रास्ता दे रहे हैं कि आप प्रोफेशनली ट्रेंड होइए, तैयार होइए बड़े कामों को करने के लिए, बड़ी योजनाओं को लेने के लिए। अगर हमारे स्थानीय लोग अच्छे कॉन्ट्रैक्टर बनते हैं तो इस राज्य को मिलकर हमारे स्थानीय कॉन्ट्रैक्टर से बढ़िया और किस पर हम विश्वास कर सकते हैं। का घर खुद बनाएगा तो बेहतर बनाएगा। दूसरा ये सवाल है कि अभी विधानसभा में बहुत हो हंगामा हुआ मॉब लिंचिंग को लेकर, एक जो आपने कानून पारित कर दिया, क्यों ये कानून पारित करना पड़ा आपको? क्यों? ये तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्यों पारित करना पड़ा? विपक्ष तो एकदम, क्या इसमें कोई क्या इसमें कोई गुनाह है क्या? कानून तो बनते हैं, कानून है देश में, कई कानून डिलीट। तकलीफ है इस कानून से, हाँ? विरोधियों को बहुत तकलीफ है इस कौन कानून से से। विरोधी है? कौन विरोध है? ये कौन विरोध है? मॉब लिंचिंग का मतलब ये क्या लगाना चाहते हैं? मैं उनके सवाल को मैं जानना चाहता हूं कि ये क्या है, मॉब लिंचिंग क्या है, क्यों आपको इससे तकलीफ है? तकलीफ क्या है? ये तकलीफ सिर्फ हमारे विरोधियों को है, हमारे भारतीय जनता पार्टी साथियों को है, और इनको लगता है कि जो इनके मंसूबे हैं उस मंसूबे में ये पानी। और अब जो थोड़ी बात हम लोग ब्रॉड वे में करते हैं, चूंकि विकास होगा, इंडस्ट्री लगेंगे, तब हम सभी चल पड़ेंगे। इंडस्ट्री पॉलिसी जो आपकी है, हमने अभी देखा एक आपने बोकारो में एक लॉन्च किया, उरमाझी में कुछ फैक्ट्रीज खुलने लग गए हैं। क्या प्लान है 2022 को लेकर कि सरकार अब क्या करने जा रही है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लार्जर स्केल इंडस्ट्री, किस तरह को उसको समाहित करेंगे इन लोगों को? देखिए, क्योंकि ग्राउंड ब्रेकिंग हम लोगों ने कई देखे हैं। अब आप ग्राउंड ब्रेकिंग आप देखेंगे, अब वहां प्रोडक्शन भी आप देखेंगे, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं यही हमारा उद्देश्य है, एक ईमानदार सोच के साथ अगर हम बढ़ते हैं तो कोई भी चुनौती भारी नहीं होता। आपने पूर्व की सरकार में देखा कितने उद्योग आए, कितने इन्वेस्टमेंट आए। हमने कहा नहीं, आप देख लीजिए, हमने बहुत बड़ा ढिंढोरा नहीं पीटा, अभी खुद दिखेगा, और लोगों के चेहरे में मुस्कान आपको दिखेगा। अभी तो मुझे लगता है कि जिस समय लॉन्च हुआ हमारा ये स्टेट का इंडस्ट्री पॉलिसी, काफी सराहा लोगों ने, हाथों हाथ 10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट की सूचना हमें मिली। हो सकता है कि फर्जी सुना हूं, मैं गलत सुना होगा, जैसे आम धारणा है राज्य में कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मैंने समझा कि चलो ये हवाई है। आपने भी, मैं उस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि इतना इन्वेस्टमेंट की सूचना सच्चाई है। मैंने कहा कि जब तक जमीन पर ना उतरे इसको हम नहीं मान सकते, चाहे वो 1 रुपया हो या 1,000 करोड़ रुपया हो। लेकिन लगभग मुझे लगता है कि 1,000-1,500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लोगों ने कर लिया, रोजगार भी देना प्रारंभ कर दिया। 2-2,5 हजार नियुक्तियां तो हमने दिया है जाकर के उन इंडस्ट्री में जाकर के। देखा तब लोग हमारे विरोधी बोलते हैं कि नियुक्ति वर्ष मनाने की बात नहीं, उस पर तो मैं बात है मेरे पास, मैं लाया हूं। तो नियुक्ति मुझे लगता है कि नियुक्ति ये उनको कहते हैं जो लाइन में खड़ा होकर के
रेवड़ी की तरह बांटा जाता हो, वो उसको नियुक्ति कहते हैं। जो नियुक्ति की प्रक्रिया होती कुछ है, नहीं करेंगे। ये सभी चीजें जो, और हर जगह लोगों को घुसने के रास्ते हैं, लेकिन वो रास्ते सदियों से बंद पड़े थे। आपको कुछ मैं जब ऑफिस से आ रहा था, कुछ बच्चे मिले, कोई 50 लाख रुपया देके एक स्टार्टअप किया है, कोई 1 करोड़ रुपया पिताजी से, पूरा परिवार से उधार लेके स्टार्टअप किया है, लेकिन 100 लोग 200 लोगों को वो रोजगार दे रहे हैं। तो ऐसा एक इंडस्ट्री हब हमारे यहाँ क्यों नहीं बनाया जाता है, जो लड़के, कल आपके लड़के भी कुछ बिजनेस करना चाहे तो वो भी वो 1 लाख रुपया या 20 लाख रुपया या 1 करोड़ रुपया लेके वो बिजनेस कर सके। ऐसा क्यों नहीं युवा जो व्यापारी है उन लोग को बुला के आप सीधे मिलते हैं और उन लोग को जो समस्याएं वो दूर करते हैं, और वो उसको वो अगर करेंगे तो 100 लोग 200 लोग। मैं यही कहूंगा कि इस विषय पे मैं यही कहूंगा कि देखिए, इस पर हम लोगों ने छोटे और मझोले स्टार्टअप व्यापार को बढ़ावा दिया, जिसको आप स्टार्टअप भी कह लें और CMAGP भी आप कह सकते हैं, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना। सर जमीन भी ले सके वो। हमने किया नहीं, हमने किया है। अभी लगभग उसमें हम लोगों ने 1000 लोगों को लाभ दे भी दिया। अभी 20,000 आवेदन आ चुके हैं। 25 लाख 30 लाख लोग तक लोगों ने लोन लिया है, कोई तसर के लिए, कोई जो मुझे कुछ याद है, किसी ने सिल्क की चीजें बनाने के लिए, किसी ने मछली के जो चारा है दाना बनाने की फैक्ट्री लगाने के लिए, ऐसी चीजें लोगों ने कार्य लेना प्रारंभ कर दिया है। और सरकार इसके अलावा व्यक्तिगत रूप से कोई सैलून चलाना चाहता हो, कोई होटल चलाना चाहता हो, कोई रेस्टोरेंट चलाना चाहता हो, उसके लिए भी सरकार मदद कर रही है। लोग कह लीजिए कि 100% अनुदान, सब मुझे लगता है 1-1.5 लाख रुपए का खर्च आएगा, उसको पूरा एक स्कीम के तहत, चाहे आप स्कॉर्पियो ले लीजिए, चाहे आप मैजिक ले लीजिए, चाहे आप पिकअप वैन ले लीजिए, आप भाड़े में चलाइए, रेंट पे लगाइए और अपना साधन जुटा सकते हैं। तो ऐसे कई प्रोग्राम चल रहे हैं और कई लोग इसमें शामिल भी हो रहे हैं। मैंने थोड़ा सा क्रांति देखा है, गांव गया था मैं कुछ दिन पहले। हरित ग्राम योजना आप चला रहे हैं, हरित ग्राम योजना के पीछे क्या उद्देश्य है और कैसे उसको और आगे बढ़ाएंगे? वो बहुत बड़ा टास्क है आपके लिए, क्योंकि आप हरित ग्राम योजना एक ऐसी योजना है जहां किसानों को, ग्रामीणों को 1 रुपया खर्चा नहीं है और लाखों रुपया की कमाई है। और इसमें सरकार पूरी तरीके से, अभी मुझे कुछ जगह का वीडियो वगैरह भी आया है, कुछ प्रवासी मजदूर आकर के, बस आपके पास जमीन होना चाहिए। मुझे लगता है यहाँ के मूलवासी आदिवासियों के पास जमीन की कमी नहीं है। अगर आप पास नहीं भी है तो वहां जो सरकारी जमीन है, वो सरकारी जमीन व्यक्तिगत पट्टा, सामूहिक पट्टा बनाकर लोगों को देने का हम लोगों ने प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जहां आप बड़े पैमाने पर फलदार पेड़ लगा सकते हैं और उस पेड़ को लगाने में सरकार सहयोग करेगी। पेड़ देने से लेकर पेड़ को जिंदा रखने तक, पेड़ को बड़ा करने तक, उसमें पानी देने तक के लिए पैसा सरकार देगी, जो एक मनरेगा के साथ उसको जोड़ करके टाइप किया गया है। और आप आज के दिन में तो जितने भी इस तरीके के प्रोग्राम चलते हैं, जो पेड़ लगा और कोई साल भर में, कोई 12 महीने में फल दे रहा है, आप उतना तो मेहनत करना पड़ेगा आपकी बंजर। मुझे तो कई वीडियो आए हैं कि वो लोग अब फ्री ऑफ कॉस्ट इतना बढ़िया तरीके से वो काम कर रहे हैं कि अब उसको बाहर जाने का ये लोगों ने खत्म कर दिया।
आपको मैं बताऊं, पर्यटन क्षेत्र, चूंकि आप बाहर जाते हैं कई बार और बाहर गए थे, तो मुझे किसी कॉमन मित्र के माध्यम से पता चला कि आप एक बढ़िया रिसोर्ट पतरातू में बनाना चाह रहे हैं या नेतरहाट में बनाना चाह रहे हैं, जहां लोग आए। बाहर से पर्यटकों को लाने के लिए सरकार क्या सोच रही है, आगे क्या कदम उठाएंगे आप? देखिए, आप तो एक एक चीजों पर अपनी सवाल रखे हैं, लेकिन मैं आपको उसका होलिस्टिक ये बता दूं। देखिए, झारखंड में जो आज तक परंपरा चला है, खनिज संपदा के इर्द गिर्द ही लोग घूमते रहे हैं। हम लोगों ने इससे अलग हट करके थोड़ी एक नई राह तैयार की है, जैसे पर्यटन का क्षेत्र, जैसे स्पोर्ट्स का क्षेत्र, जैसे हमारे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का जो हमारा व्यापार है, और इस तरीके के कई छोटी बड़ी चीज़ें को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है, जिसके रास्ते से हम बड़े पैमाने पर स्थानीय रोजगार सृजन करने का हमारा एक लक्ष्य है। और इसमें पर्यटन के रूप में, चाहे वो कोई पिकनिक स्पॉट्स हो, चाहे कोई धार्मिक स्थल हो, चाहे कोई क्या बोलते हैं रिजर्व फॉरेस्ट की ये हो साइट हो, उन सब को कैसे डेवलप किया जाएगा, कैसे लोगों उसका डेवलपमेंट और उसका मार्केटिंग, उसका देश के पैमाने। यहाँ तो मैं अभी लोगों से इंटरेक्शन करता हूँ, तो हमारे राज्य की खनिज संपदा को लेकर छोड़कर बाकी किसी चीज की जानकारी देश दुनिया में नहीं है। और आप खुद ही आपके चूंकि आप भी स्थानीय हैं, आपके लगभग राज्य में कोने कोने पर आपके सहयोगी हैं, वो आपको खबर देते होंगे कि यहाँ पर क्या चीज है। मैं आज जिस व्यक्ति से बात कर रहा हूँ, वो गुरुजी नाम के शिबू सोरेन के पुत्र हैं। अभी आप तो प्रतिनिधि बोले, बाबा बोलते तो चोंगा है, जगह जगह में चोंगा है। चलिए, मॉडरेट युग में जी रहे हैं, थोड़ा सा तो होना चाहिए। लेकिन एक बात बताइए, जब आप शिबू सोरेन का बेटा है और आदिवासी का जमीन लूटे जाते हैं, तब थोड़ा सा भी तकलीफ होता है, टिस होता है कि नहीं मन में? हम डेली रात को 8 से 9 में खबर दिखाते, ये जमीन, चिल्लाते चिल्लाते मेरा एंकर का कंठ फट गया। क्या उस पर कुछ होगा? बिल्कुल होगा, थोड़ा सा धैर्य रखिए। हमारी आपकी खबरों पर भी नजर है, और जमीन में वास्तविकता क्या है उस पर भी खबर है। और आपको बहुत जल्द बहुत चीजें जो 100 के स्पीड में जो दुश्मनों की रफ्तार थी, उसको कम करने में तो थोड़ा सा वक्त लगेगा, और वो दिन दूर नहीं, ये भी चीजें शांत होगा। जमीन हड़प लिया, वो वापस भी होगा। अब थोड़ा हम सभी चीजों पर हमारी नजर है, क्योंकि व्यवस्था, इन लोगों ने जिस तरीके से व्यवस्था में वायरस डाल रखा है, उन वायरसों को मारने में तो थोड़ा लगेगा वक्त। और सारे की पहचान भी हो रही है, और सिर्फ पहचान ही नहीं बल्कि कार्रवाई भी होगा। और जिन लोगों को भ्रम है, या जो लोग उगालते में जी रहे हैं, हाँ यही कह लीजिए, तो ये कब कुछ ऐसी घंटी बजेगी कि शायद थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन राज्य के अंदर एक जो ऐसे समस्या है, इन समस्याओं का मैं सिर्फ चेहरे को सजाने पे नहीं लगा हूं, कि जड़ में जो समस्या है वहां से उसको ठीक करने का हमारा प्रयास है। पिताजी का या आपके सरकार का प्रथम फोकस है कृषि को जितना बेहतर कर ले आप। आपके कृषि विभाग पूरी तरह डिफंक है, जो हमारे पास रिपोर्ट कार्ड है उसमें कृषि विभाग आपकी पूरी तरह डिफंक है। जहां कहें तो 10% ही काम हो पाया है। कृषि विभाग को आप कैसे संभालेंगे? धान का क्रय में किसानों को ठगा जा रहा है,
उनके सारे किनके पास अगर यूआईडी कार्ड अगर खेती नहीं है तो वो 300 क्विंटल 400 क्विंटल धान कहाँ से बेचे। ये एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। तो इसको कैसे लगाम लगाएंगे, क्योंकि आपके एक मंत्री जी हैं, वो कभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी उधर। देखिए जो आपका चिंता है, इस चिंता से हम वाकिफ हैं, क्योंकि वोट में को सामना करना होगा और इसकी भी आप चिंता ना करें। व्यवस्था में कुछ कमियां हैं। अगर व्यवस्था में बुरे लोग हैं या बुरा काम हो रहा है तो ऐसा नहीं कि सब बुरा है, अच्छा भी है। हाँ, ये बात जरूर है कि ये थोड़ा, चूंकि हर चीज की दो पहलू होते हैं, हर चीज का, हमारा आपका सब चीज का, कोई भी योजना हो, कोई भी ये हो, बस उस पहलू को एक बैलेंस वे में चले, क्योंकि कोई चीज अकेले। देखता हूँ रात को 2:30 बजे तक आप नेट यूज करते हैं, ऑनलाइन रहते हैं, काम को करते हैं, ठीक है, लेकिन सभी को अगर उसी तरह से फोकस करें तो 5 साल में हमारा झारखंड कहीं और होगा। चलिए, सबसे बड़ा सवाल आपसे हमारा ये भी है कि पुलिसिंग को कैसे सुधारेंगे और पुलिसिंग बेहतर कैसे होगी। बहुत बहुत रास्ते पे आई है, और कैसे आप सुधारेंगे? आप चिंता मत कीजिए, अब नए सालाने दीजिए, ऐसे हलचलें होंगी कि जहां आप भी डगमगाने लगेंगे। बोले क्या फिर ग्राउंड ब्रेकिंग होगा क्या कुछ? अभी आने दीजिए, अभी मैं आपको बहुत सारी चीजें तो अभी नहीं, ये सारे कंसिडरेशन में है, अभी आने दीजिए। ऐसे चीजें आप लोगों के समक्ष आएगी जो व्यवस्था को थोड़ा तकलीफ जरूर देगी, लेकिन उस तकलीफ के अंदर उसका एक सुकून जो मिलेगा वो बहुत मतलब अस्मरणीय हो। फिर से हम लोग उसी जोन में प्रवेश कर रहे हैं जहां पे फिर ओमिक्रॉन पूरा भारत में एक तरह से फिर से व्यापक तरह से अपना पैर पसार रहा है। हमारे यहाँ नाइट कर्फ्यू अभी तक लागू नहीं है। हमारे यहाँ क्या कोई गाइडलाइंस बन रहे हैं? स्वास्थ्य व्यवस्था को और क्या कितना सुदृढ़ कर रहे हैं? क्या 31 या 1 जनवरी के जो पार्टीज होते हैं, जो पहले हम लोग का कोरोना गाइडलाइन था, उसको फिर से अमल किया जाएगा? देखिए, वैश्विक महामारी विगत 1.5 साल से हम लोग देख रहे हैं, अलग अलग चेहरे, अलग अलग रूप के साथ वो हम लोग के बीच में आ रहा है। और अभी तो हम यही कहेंगे कि इसमें आम नागरिक की खुद की सूझबूझ सबसे बड़ा महत्व रखता है। कब तक आप लॉकडाउन में रहेंगे? कब तक आप बंद घरों में रह सकते हैं? ये चंद लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, साल 1.5 साल जितने समय तक चले वो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जहां मजदूर क्लास के लोग रहते हो, जहां किसान रहता हो, जहां मध्यवर्गीय लोगों का बात हो, जहां लोअर मिडिल क्लास लोगों का बात हो, उसके लिए तो जीना मरना। और आज के दिन की जो स्थिति है कि महंगाई अब धरती पे तो नहीं है, वो चांद में चला गया है, और वापस आएगा कि नहीं, कि उससे आगे जाएगा, ये भी कहना मुश्किल है। ऐसी स्थिति में मजदूर तो अभी खा पी भी रहा है, मजदूरी करने के बाद। अभी कल जो है ना, आपका जब 2 साल पूरा हो रहा है तो बीजेपी ने एक किताब निकाला है, ये किताब है हेमंत सरकार के 2 साल झारखंड बिहार। मैं फटाफट पूछ लेता हूँ आपसे, भ्रष्टाचार आतंक में डूबी है सरकार, क्या आप भ्रष्टाचार के आतंक में डूबे हैं? आतंक में डूब गए भ्रष्टाचार के? लिखा है कि झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी के बारे में क्या समझते हैं आप? देखिए जेपीएससी ये जो
लोग हैं ना, जो लोग सवाल कर रहे हैं, ये लोग ना झारखंड के आंदोलनकारी लोग हैं, ना अलग राज्य के लड़ाई के हिस्सेदार हैं, बल्कि ये झारखंड राज्य विरोधी लोग हैं। ये ऐसे मानसिकता के लोग हैं जो लोग नहीं चाहते कि यहाँ के आदिवासी, दलित, पिछड़ा लोग आगे आए। हम आपको एक बात बताएं, जो जेपीएससी के सवाल है ये आज हमको पूछ रहे हैं। मुझे लगता है कि पहली बार हमसे ये लोग सवाल पूछ रहा है जेपीएससी के बारे में। इनसे कितनी बार सवाल पूछी गई है, इन्हीं से पूछ लीजिए, अपना गिरेबान पे तो झांक ले। राइट, चले इसको थोड़ा अलग करेंगे, ऐसा तो नहीं मैं इससे अलग करते हैं। वही बात है, मैं इससे अलग करते हैं इस बात को, हम इस पर बात करते हैं। जेपीएससी झारखंड जैसे अलग राज्यों में भी जो ऐसी संवैधानिक संस्थाएं हैं, आपने कभी सुना है कि मध्य प्रदेश में लोग जाते हो इस तरीके के भ्रष्टाचार करने के लिए? छत्तीसगढ़ में जाते हो, यूपी में जाते हो, बिहार में जाते हो, वहां जाता है गलती से तो लोग सर फोड़वा के आ जाता है। लेकिन ऐसा क्या है झारखंड में कि लोग सब झारखंड में ही आता है? क्यों? कौन सा मधु? मधु नहीं, यहाँ लगता है कि ये एक ऐसा जगह है जहां हम अपने हर उल्टे सीधे कामों को अंजाम दे सकते हैं। एक चारागाह बन गया इसको। अब वो दुकानें बंद। आज 4000 कैंडिडेट में 3000 से अधिक बच्चे रिजर्व कैटेगरी के हैं साहब। युवा विरोधी है, वो तो मैं जानता ही हूँ। अब युवा विरोधी है, भाजपा ने कहा है युवा विरोधी है। अब युवा को नियुक्ति छीनने वाला वर्ष। जेपीएससी की बात तो अब हुई हुआ है, तो अब उस एक ही सवाल को कान को इधर से पकड़ो, कान सवाल करो। मैं जब बौद्धिक लोग हैं, इनकी बुद्धिमत्ता के सामने हम लोग जीरो हैं। हम लोग आदिवासी, दलित, पिछड़ा कहाँ उस ज्ञानी लोगों से अपना ये ले सक पाएगा। ये लोग तो अपने ज्ञानों से, अपने जो उनके जो छुपी जो क्या बोलते हैं, कौन इनका बौद्धिक जो वो अपना ज्ञान वृद्धि करते हो, चलिए लोग वृद्धि करते हैं, चलिए उससे सकना बड़ा। कुछ चैनल्स खुलते हैं, मतलब ऐसे लोग हैं जहां आपका जेब कट जाएगा लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। आपको घर में जब पता चलेगा जब आप पूरे तरीके से बर्बाद हो चुके होंगे। ये 2 साल हो रहा है। लोग जब भी मैं कुछ चैनल्स खोलता हूं तब बड़ा दिखता है ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल। हर दिन ट्वीट होता है ट्रांसफर पोस्टिंग का। कल कितना ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ है? हम तो अखबार में पढ़ रहे हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हो रहा है तो लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रहा है। हम तो ये पढ़ रहे हैं, कहाँ आपने देखा ट्रांसफर पोस्टिंग? आप बताइए कब ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ? अभी हाल में जरा ये बता दीजिए। घड़ी नहीं के पास है, मेरे पास नहीं है, मैं दलित हूँ। चलिए, महिला विरोधी सरकार आपको कहा जाता है, किसान विरोधी सरकार कहा जाता है, पंचायतों का हक छीनने वाला सरकार। इन नालायकों के बारे में हम क्या बात करें बताइए। जहां आज इस राज्य के महिलाओं को, जो इस राज्य के एक मतलब अपना जीवन यापन करने के लिए एक ऐसे कामों को करने के लिए मजबूर हैं जो सामाजिक रूप से बहुत उसको गलत। महत्वपूर्ण सवाल हमारे पास है। राज्य में आप पर आरोप ये है कि जो कोल इंडिया, सेल, टाटा, एनटीपीसी जैसे सरकारी उपक्रमों पर असंसदीय बयानों का प्रहार किया जा रहा है। क्या ऐसा है? क्यों टाटा पे इतना जोर से हड़ताल हो रही है, ये उनका घेराव हो रहा है? ये बताइए आप हमको, क्या है? देखिए, घेराव उसके लिए एक वार्निंग है। जो वो संदेह, देखिए ठीक है,
आपने यहाँ उद्योग लगाया, उद्योग हवा में नहीं है, उद्योग जमीन में है। आपको 100 वर्षों से अधिक समय तक यहाँ के लोगों ने मान सम्मान दिया। यहाँ लोगों के कुर्बानी बलिदानी के बाद आपकी इंडस्ट्री खड़ी हुई। आपने इस दौरान कितने लोग, कितने गांवों के मसना को उजाड़ा, कितनी मंदिरें उजाड़ी, कितने सरना स्थल उजाड़े, कितने गांव को उजाड़ा, तब जाकर के ये उद्योग बना। और साहब 100 साल के बाद आप बोलते हैं कि यहाँ का कॉर्पोरेट ऑफिस हम पुणे ले जाएंगे। ये आपने क्या संदेश दिया? एक तरफ हम उद्योग घराने को यहाँ लाने का दे रहे हैं और जमीनें दे रहे हैं, इन्वेस्ट करा रहे हैं, और आप यहाँ टाटा जैसे समूह कहते हैं कि हम यहाँ से जा रहे हैं। एक पीढ़ी खत्म हो गई कोल इंडिया का हेडक्वार्टर को झारखंड लाने में, आज तक नहीं आया, जबकि देश का कोल इंडिया का सबसे अधिक यूनिट झारखंड में काम करता है। पूरे देश में डीवीसी सिर्फ झारखंड में है, झारखंड का हेडक्वार्टर कहीं और है। उस हेडक्वार्टर को यहाँ लाने के लिए एक हमारे ये प्रयास करेगी, क्यों नहीं प्रयास करेगी? क्यों नहीं प्रयास करेगी भाई? आखिर ये तो वही वाली बात हो गई कि इसको आप चरागाह मानो, यहां खाओ पियो लूटो खसोटो और मुंबई जाके आराम करो। और सवाल इसी में ले लेते हैं, ये तो भाई मानने योग्य नहीं है। आप बर्दाश्त नहीं करेंगे? आप कर लेंगे तो आप मैं तो नहीं कर सकता, क्योंकि ये धरती जितना आपकी है उतना मेरी भी है। आप अगर हम एक सहयोगी हैं, अगर हमने जमीन दी है, अगर हमने खेत दी है, अगर हमारी नदियां गई हैं, और उसके बाद आप ये सलूक होगा, तो फिर शायद। एक सवाल अंतिम मेरा ये है कि एचईसी का हालत बहुत बुरा है, क्योंकि एचईसी के लोग भी आप ही के लोग हैं। भारत सरकार के जितनी चीजें हैं सब बुरा हाल में है, और नहीं है बुरा हाल में है, और नहीं है तो उसको भी कर दिया जाएगा, चिंता मत कीजिए, वो दिन दूर नहीं। जिस तरीके से बड़े बड़े उद्योग, बड़े बड़ी व्यवस्थाएं चंद लोगों के गोद में डाला जा रहा है, और बाकी चीजें जो बची हैं वो सभी चीजें अब ये तो शायद पता नहीं ये संभव हो पाए कि नहीं हो पाएगा। हम लोग भी किसी के गोद में ना चले जाएं। नहीं, चलिए एचईसी को क्या अगर एक बेस्ट ऑफर आपको झारखंड गवर्नमेंट को देगी, तो क्या एचईसी को हम लोग गोद ले, मैंने झारखंड गवर्नमेंट गोद ले सकती है? देखिए, इस विषय पर अभी तक कोई विचार हमारे पास नहीं है, और एचईसी चलाने का एक्सपर्टीज अभी तक तो मुझे नहीं लगता है कि सरकार के पास रहा है। कल को ऐसी बात आएगी, एचईसी के लोगों के साथ खड़े रहेंगे आप? बात करेंगे, हम बात करेंगे इस विषय पर कि इसका क्या किया जा सकता है। जी, आपका 2 साल पूरा हो रहा है। हमने आपको वादा किया था पहले साल जब इंटरव्यू किया था कि 2 साल में भी हम उतना ही गर्मजोशी से मिलेंगे जितना 1 साल में। फिर मैं वादा कर रहा हूँ 3 साल में भी मैं इसी तरह से मिलूंगा, इससे ज्यादा गर्मजोशी, इससे ज्यादा गर्मजोशी से। हम लोगों ने इससे ज्यादा गर्म अभी तो हम लोगों ने 2-4 महीने हिल डुल किया है, बाकी तो घर के अंदर बंद थे। अंदर बंद हम लोग 2-4 महीने में तो ये हालत है, ये हालत है। 14 साल बना, भले 14 साल बनाम 14 महीना, अभी तो 6 महीने की बात है। 6 महीना और बीतेगा तो ये हमारे सहयोगी किताबी छापते रहेंगे और झंडा बैनर ही लगाते रहेंगे। आज के दिन में भी इनकी ठसक तो देखें, पंचायत का चुनाव होता है तो पूरा शहर बजटने लगता है। पंचायत में कोई बैठक होती है तो रोज सरकार के इतने होर्डिंग बैनर नहीं लगते जितने भारतीय जनता पार्टी के मेहमानों के होर्डिंग बैनर लगता है। को अभी विधानसभा में कि मैं ऐसा काम करूंगा कि आप विपक्ष में रहने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्या हेमंत सरकार ये मानती है? देखिएगा, अभी वक्त आने दीजिए। ये हम नहीं बोलेंगे, राज्य की जनता बोलेगी, राज्य की जनता आकलन करेगी, और हम लोग दिल से काम करते हैं
और हमारे लोग, और वो काम बोलता है। हम लोग नहीं, काम बोलता है, काम बोलेगा आने वाला समय में। जब चुनाव में जाएंगे तब आपका नारा होगा काम बोलता है। हम हमारा नारा नहीं होगा, आम लोगों का नारा होगा। अब जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरीके से एन केन पर कारण जो इन लोग मुझे ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहे हैं, इनको इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। आप लोग क्या करते हैं नहीं करते हैं, आप लोग करते रहें। सही गलत आकलन जनता करेगी। आज जेपीएससी के विषय में मुझे क्यों घसीट रहे हो भाई? मैं कहाँ उसमें कोई भूमिका हूं? जेपीएससी इंडिपेंडेंट बॉडी है। आज कोर्ट कहती है कि हम ये भाई इसमें कोई गलत नहीं हुआ, तो भाई कोर्ट और भारतीय जनता पार्टी समझ लेना। हेमंत सोरेन इसमें कहां से, सरकार कहां से बीच में आ गई? हाँ, लेकिन ये बात है, ये बौद्धिक लोग इतने होशियार हैं, अभी कोर्ट जाएंगे, पीआईएल कराएंगे, पैसे खर्च करेंगे, फिर यहाँ के बेचारे आदिवासी कौन सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जा सकेगा? खड़ी है। देखिए जिन्होंने, आप पिछला बार देखिए, जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया वो लोग आज कलेक्टर बन के बैठे हैं साहब। सीबीआई इंक्वायरी कर रही है, कोई फलाफल नहीं, फिर ये सीबीआई इंक्वायरी की मांग करते हैं जिसका कोई फल नहीं। अभी जो लोग नौकरी कर रहे हैं, जो इंक्वायरी चल रही है, कल क्या होगा गॉड नोज नहीं, काम का उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। काम हो रहा है तो कहीं ना कहीं तो असफल। इनको खुद पूछिए, जो सवाल कर रहे हैं सब एक एक कमरे में उनके घर में रिश्तेदार होंगे, जो लोग इस षड्यंत्र के हिस्से हैं। मैं नाम नहीं बोलना चाहूंगा। बोलते भी वो लोग खड़े होके, हम देखते हैं। बेशर्मी देखते हैं, बेशर्मी की प्रकाष्ठा है ये। देखिए, दर्शकों को आप इस साल का बधाई, नया साल का बधाई दीजिए, और कोरोना से कैसे फिर से हम लोग को लड़ना है ये बताएं। देखिए, पहले तो मैं सरकार के 2 साल पूरे होने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि जिस आशा और उम्मीद के साथ आपने हमें बैठाया है उस पर हम खरा उतरें, और इसका दिन भर रात भर प्रयास हमारा है। और वैश्विक महामारी भी साथ साथ हमारे चल रहा है। आपने देखा इस वैश्विक महामारी में हमारे मंत्री जी भी को भी अपना जान गंवाना पड़ा। एक मंत्री बेचारे आधे रास्ते से वापस आए, फिर भी हम लोग हार नहीं माने, और हम लोग हार मानने वाले में से नहीं है। हम लोग हर हाल में जो जिम्मेवारी है, जो लक्ष्य है, उसको हासिल करना हमें आता है, और उस लक्ष्य तक निश्चित रूप से पूरे राज्य को पहुंचाने का हमारा प्रयास है, और पहुंचाएंगे। वैश्विक महामारी में हम जो सरकार के निर्णय हैं, उन निर्णयों को अक्षरशः आप पालन करें। वैक्सीन तो लगने हैं, अस्पताल भी खुले हैं, समुचित व्यवस्थाएं भी हैं, लेकिन उन सब व्यवस्थाओं से कारगर व्यवस्था है खुद में। मास्क जरूर लगाएं, समय समय पर हाथ धोएं, भीड़ भाड़ जगहों पर ज्यादा वक्त ना रहें। आपको 2 साल का बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। हम उम्मीद करेंगे कि तीसरा साल भी मिले और ढंग से जोरदार, तीसरा साल में मतलब तीसरे वर्षगांठ में भी मिले, और जोरदार तरीके से वर्षगांठ बनाए। यहाँ तो ऐसा हो गया कि 2 साल, अरे 2 साल पूरा कर लिया। भाई लोग डरा देते हैं ना, हम क्या करें कि अभी नहीं, जब तक खेला क्रिकेट हो रहा है। चलिए आप लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।